एक सुंदर गांव था जहां रामनाथ नाम का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति रहता था। उसके 2 बेटे थे, हीरा और मोहन। दोनों बेटों का विवाह हो चुका था। विवाह के बाद रामनाथ ने अपनी दोनों बहुओं सुमित्रा और रमा से वचन लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, परिवार संयुक्त ही रहेगा। गांव में ही रामनाथ का बचपन का मित्र हरिप्रसाद भी रहता था, जो पेशे से बहुत बड़ा व्यापारी था। एक दिन वह रामनाथ के घर आया। रामनाथ, तुम्हारे बेटों का वैवाहिक जीवन कैसा चल रहा है? बहुएं ठीक से रह रही है ना? हाँ भाई, अभी तो सब अच्छा लग रहा है, मगर असली परीक्षा तो समय आने पर ही होगी। मैं चाहता हूँ कि दोनों बेटों और बहुओं में स्नेह बना रहे। जब मुझे लगेगा कि वे इस परिवार को अच्छे से संभाल सकते हैं, तब मैं अपनी सारी जिम्मेदारी उन्हें सौंप दूंगा। अरे, इतनी जल्दी अपने तव्य से मुक्त होने की बात क्यों कर रहे हो? अभी तो तुम्हें पोते पतियों के साथ खेलना है, जीवन का आनंद लेना है। हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ, पर मेरी सेहत अब बिल्कुल साथ नहीं देती है। अरे, यही तो समस्या है। तुमने अभी तक बिना पत्नी के अकेले मेहनत की है। अपने बच्चों की देखभाल करना और अपने कारोबार को संभालना, कई समस्याओं का सामना किया है। अब तुम्हें अपने बच्चों के साथ शांति से जीवन जीना है। अब ऐसे वक्त पर उदास मत हो तुम। मुझे एक चिंता भी सता रही है। मेरी छोटी बहू रमा बचपन से बहुत लाड़ प्यार में पली बड़ी है। वह जरा जिद्दी स्वभाव की है। मुझे डर है कि वह बड़ी बहू सुमित्रा के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाएगी। उसके साथ उसका व्यवहार भी अच्छा नहीं है। ना जाने आगे क्या होने वाला है इन लोगों के साथ। बेवकूफ जैसी बातें मत करो रामनाथ। तुम जानते हो कि वह अभी बची है। बहुत जल्द वह सब समझने लगेगी। समय के साथ ठीक हो जाएगा मित्र। तुम बस अपनी सेहत का ध्यान रखो और खुश रहो। रामनाथ ने सिर हिलाया, पर चिंता उसके मन से गई नहीं। हरिप्रसाद ने रामनाथ को आश्वासन दिया और वहां से लौट गया। शाम के समय उसका छोटा बेटा मोहन दुकान से घर आया। आ गए बेटा, आज बहुत देर कर दी तुमने। तुम्हारा भाई हीरा कहाँ है? पिताजी, भैया माल लेने शहर गए हैं, कुछ देर में लौट आएंगे। ठीक है बेटा, माल आते ही उसे रूपनगर में सेठ माणिक लाल के यहाँ भिजवा देना, या सुबह तुम खुद जाकर उसे सौंप आना। ठीक है पिताजी, मैं और भैया सारा काम कर लेंगे, आप फिक्र मत करो। आप आराम करो। और हाँ, आपने खाना खाया या नहीं? हाँ बेटा, मैंने खाना खा लिया है। मेरी बहू मेरा पूरा ध्यान रखती है। मेरे खाने पीने से लेकर हर बात का ध्यान रखती है। वो बस आज मेरे सीने में हल्का सा दर्द हो रहा है। आप कहे तो वैद्य जी को बुला लो। मोहन ने अपनी भाभी सुमित्रा से हीरा को बताने को कह दिया कि उसके पिताजी ने उससे क्या कहा है, और जाकर सो गया। अगले दिन मोहन अपनी पत्नी रमा को बताकर सेठ के घर के लिए निकल गया। सुमित्रा ने हीरा को जगाया, जो दूसरे कमरे में सो रहा था। सुनिए जी, अब उठ जाइए। छोटे भैया रूपनगर के लिए निकल चुके हैं। आज दुकान का ध्यान आपको रखना है। हाँ ठीक है, बस 5 मिनट में उठता हूँ। तभी दूसरे कमरे से उसके पिता रामनाथ ने आवाज लगाई, हीरा बेटा, हीरा बेटा, हीरा बेटा। यह सुनकर हीरा फौरन अपनी पत्नी के साथ रामनाथ के कमरे में गया। पिता को बिस्तर पर लेटा हुआ देखकर वह डर गया। उसने पिता से कहा, क्या हुआ पिताजी, कुछ चाहिए क्या आपको? हीरा बेटा, मुझे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं अब जीवित रहूंगा, इसलिए मरने से पहले कुछ कहना चाहता हूँ। बेटा, मुझे पता है कि तुम अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करते हो। मेरे मरने के बाद भी तुम अपने भाई के साथ रहना। अब उसे संभालना और उसके साथ मिलकर रहना तुम्हारी जिम्मेदारी है। पिताजी, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? चाहे कुछ भी हो जाए, हम और वह साथ ही रहेंगे। आप हमारी फिक्र मत करिए, मैं हमेशा उसका ध्यान रखूंगा। हमारे परिवार का बंटवारा कभी नहीं होगा। हाँ पिताजी, आप बिल्कुल चिंता न करें। मैंने आपसे वादा किया था, मैं अपने परिवार को कभी अलग नहीं होने दूंगी। आप सारी फिक्र छोड़िए और आराम कीजिए। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है मेरे बच्चों। मोहन और उसकी पत्नी अभी छोटे हैं। अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो उसे दिल पर मत लेना। एल बेटा, हीरा थोड़ा मेरे पास आ जाओ। जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जी पिताजी। रामनाथ ने बड़े बेटे के कान में कुछ कहा और अगले कुछ ही पलों में उसका देहांत हो गया। यह सब कुछ रमा भी देख रही थी कि उसके ससुर जी उसके जेठ को कान में कुछ बता रहे हैं, लेकिन वह किस बारे में बात कर रहे थे वो यह नहीं जानती थी। इसी बीच छोटा बेटा मोहन, जो रूपनगर गया था, वह लौट आया। दोनों भाइयों ने मिलकर पिता का अंतिम संस्कार किया।
कुछ समय बीत गया और एक दिन सुनिए जी, आपके पिता ने आपसे कुछ कहा था क्या? नहीं तो किस बारे में पूछ रही हो रमा? उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। पिताजी ने अपने आखिरी वक्त में बड़े भैया के कान में कुछ कहा था, लेकिन क्या कहा था यह मुझे नहीं पता। वह जरूर कोई ना कोई राज की बात कर रहे थे। राज की बात? लेकिन भैया ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। शायद तुम्हें कुछ वहम हुआ है रमा। तुम कितने भोले हो ना। मरने से पहले तुम्हारे पिता ने भैया के कानों में कुछ कहा था, वह मैंने खुद देखा था। हो सकता है कि उन्होंने कहीं कोई खजाना छिपा कर रखा हो, उसी के बारे में भैया को बताया हो। और देखो, तुम्हारे भाई ने भी तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। मुझे तो इसमें जरूर कोई गड़बड़ लग रही है। ऐसी बातें मत करो रमा। मेरे भैया वैसे नहीं है जैसा तुम सोचते हो। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। काश ऐसा होता। पैसे की बात हो तो अच्छों का दिमाग खराब हो जाता है। अब यह मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम खुद ही एक बार उनसे यह पूछकर देख लो ना, वह क्या जवाब देते हैं। ठीक है रमा, मैं उनसे इसके बारे में जरूर पूछूंगा और तुम्हें बताऊंगा। अब मोहन ने अपने भाई से सवाल पूछने की तैयारी की, पर बड़े भाई से सवाल करने की हिम्मत वो नहीं जुटा पा रहा था। इसीलिए वह भाभी सुमित्रा से बात करने गया। भाभी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। पिताजी ने अपने आखिरी समय में आपसे कुछ कहा था, क्या कहा था? और क्या कहेंगे भैया, उनकी आखिरी इच्छा थी कि हम सभी इसी तरह उम्र भर एक साथ रहे और कभी अलग ना हो। वो तो ठीक है भाभी, लेकिन उन्होंने भैया से भी कुछ कहा था ना? अच्छा, वो तो मुझे नहीं पता कि किस बारे में बात कर रहे थे। अगर कुछ खास होती तो तुम्हारे भैया ने तुम्हें अब तक जरूर बता दिया होता। हाँ, यह भी सही है। अगर कुछ खास बात होती तो भैया मुझे जरूर बताते। ठीक है भाभी, बाद में मिल देता हूँ। छोटे भाई मोहन ने सोचा कि यह इतनी बड़ी बात नहीं है और उसे भुलाकर वह अपने काम में लग गया। पर उसकी पत्नी रमा को संयुक्त परिवार बिल्कुल पसंद नहीं था। जब तक उसके ससुर जीवित थे, वह इस भाईचारे को नहीं तोड़ सकती थी। लेकिन अब ससुर तो चले गए, इसलिए अब वह परिवार से अलग होने के इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। यह क्या किया तुमने? मैंने तुमसे भैया से पूछने को कहा था, तुमने जाकर भाभी से क्यों बात की? भाभी मेरी माँ की तरह है रमा, वह मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। वाह, बहुत खूब। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि वह झूठ नहीं बोलती, लेकिन यह भी तो झूठ नहीं है ना कि तुम्हारे पिताजी ने जाते जाते हीरा भैया से कुछ कहा था। भाभी ने भी कहा ना कि उन्हें पता नहीं कि ससुर जी क्या कह रहे थे। तुम अपने भाई से इस बारे में क्यों नहीं पूछते? ठीक है, उनसे ही पूछ कर देखता हूँ। रमा ने मोहन के मन में शक का जहर भर दिया। दिन बदन उसका अपने बड़े भाई पर शक पड़ता जा रहा था। एक दिन वह खुद को रोक नहीं सका और सीधे बड़े भाई हीरा के पास पहुंच गया। भैया, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? आप मुझे गलत मत समझना। क्या हुआ भाई? पूछो ना, इसमें संकोच कैसा कर रहे हो? जो कुछ पूछना है पूछ लो। भैया, पिताजी ने मरते समय आपके कान में कोई बात कही थी, वह क्या बात थी वो? अच्छा, तुम उसके बारे में बात कर रहे हो। दरअसल वह चाहते थे कि हम हमेशा साथ में रहें। मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने सुना है उन्होंने आपके कान में कोई राज बताया था, वह क्या राज है? हीरा को मोहन की यह बात सुनकर काफी चोट पहुंची। उसे समझ आ गया कि उसके छोटे भाई के मन में उसके लिए कोई शक है। मेरे भाई, उस बात के बारे में मत पूछना, अभी तुम काफी छोटे हो। पिताजी ने जो कहा वह तुम्हारे लिए जरूरी नहीं, वह मैं देख लूंगा। आप इतने मतलबी क्यों हो भैया? ऐसा कौन सा राज है जो आप मुझसे छुपा रहे हो? मोहन, मैंने कहा ना, इस बारे में बात मत करो। हीरा ने मोहन को गुस्से में डांट दिया, जिससे मोहन का शक और गहरा हो गया। उसकी पत्नी की जलन ने उसकी नाराजगी में आग में घी डालने का काम किया और अगले ही दिन उन्होंने परिवार से अलग होने का फैसला कर लिया। भैया, मैं इस घर से अलग होना चाहता हूँ। ये तुझे क्या हो गया है मेरे भाई? परिवार से अलग होने की क्या जरूरत है? मोहन ने अपने भाई के बारे में अपना संदेह प्रकट कर दिया। हीरा यह सब सुनकर दंग रह गया। तभी रमा भी बोल पड़ी। बड़े भैया, बात कुछ और नहीं है। हमें शक है कि आप हमसे उस खजाने का रहस्य छुपा रहे हैं जो आपको पिताजी ने बताया था, और अब आप वह सारा पैसा हड़प लेना चाहते हैं। बुरा मत मानिए भैया, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप बताते क्यों नहीं हमें कि क्या बात है? ये क्या हो गया है तुम्हें? रमा, किस खजाने की बात कर रही हो? तुम अगर ऐसा कुछ होता तो क्या ये तुम्हें बताते? नहीं, हम सब एक परिवार है ना। हाँ दीदी, हमें भी तो इसी बात का बुरा लगता है। आप दोनों कह रहे हो कि हम सब एक परिवार हैं, लेकिन आप ही हमसे बातें छुपा रहे हैं।
कैसी बातें कर रही हो तुम? इस बातचीत से हीरा को समझ आ गया कि उसके छोटे भाई मोहन के परिवार का उस पर से विश्वास उठ गया है। वो भले ही आज उन्हें सारा सच बता भी दे, तो भी वो दोनों उसकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें शक है तो मुझे 1 दिन का समय दो, मैं तुमको इस बारे में सब बता दूंगा। तब तक कोई फैसला मत लेना। ठीक है भैया, हमने इतना इंतजार किया है, 1 दिन और कर लेंगे जैसा आप कहो। ठीक है। उन दोनों के शक को कैसे दूर किया जाए, इस बारे में हीरा सोचने लगता है। सुनिए जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर पिताजी ने आपसे क्या कहा था? आप एक दोषी व्यक्ति की तरह उनके सामने क्यों खड़े हो? ठीक है सुमित्रा, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। हीरा सुमित्रा को विस्तार से बताता है कि उसके पिता ने अपने अंतिम क्षणों में उससे क्या कहा था। उसकी बात सुनकर सुमित्रा हैरान हो गई और बोली, इसमें अपने भाई को बताने से डरने वाली क्या बात है? सही बोल रही हो सुमित्रा, मैं उसे बता तो दूं, पर उसको मुझ पर विश्वास नहीं है और अब वह विश्वास कभी करेगा भी नहीं। इसीलिए मैं बहुत मुश्किल में पड़ गया हूँ। सुमित्रा, तो आप बस वही करो जो मैं आपको कहती हूँ। उसके परिवार की रक्षा करना भी आपकी जिम्मे है। आपने पिताजी से वादा किया था, अब आप मेरी बात सुनो और सारी चिंता छोड़ दो। सुमित्रा ने अपने सारे गहने एक पोटली में डालकर अपने पति को दे दिए, जिन्हें लेकर हीरा अपने पिता के बचपन के मित्र हरि प्रसाद के पास पहुंच गया। अरे बेटा, तुम यहाँ कैसे हो? तुम जब तुम्हारे पिताजी जीवित थे तब मैं हर रोज वहाँ आता था, पर अब मेरे पास तुम्हारे घर आने का कोई कारण नहीं है। चाचा जी ऐसा मत कहो, वह भी आपका ही घर है। वो तो ठीक है बेटा, पर तुम अचानक यहाँ आए, सब ठीक है ना? हाँ चाचा जी, यह मेरी पत्नी सुमित्रा के कुछ सोने के गहने हैं। आप इन्हें रखकर मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। क्या हुआ, तुम्हें पैसों की इतनी जरूरत क्यों पड़ गई? वो अब मैं आपको क्या बताऊं चाचा जी। ऐसी क्या बात हो गई जो तुम मुझे बताओगे नहीं? कुछ नहीं चाचा जी, दरअसल मेरा भाई मोहन मुझसे अलग होने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसे शक है कि पिताजी ने मृत्यु से पहले मुझे खजाने का कोई रहस्य बताया था। इसीलिए अब मैं इन गहनों को बेचकर उसे वह खजाना दे दूंगा, ताकि पिताजी की आखिरी इच्छा कि छोटा भाई मुझसे कभी दूर ना हो, मैं वह इच्छा पूरी कर सकूं। क्या बात कर रहे हो बेटा? तुम्हारा भाई अब इतना बड़ा हो गया है, तुम्हारे पिता के साथ में हमेशा रहा हूँ। तुम्हारे पिताजी का ऐसा कोई राज नहीं है जिसे मैं न जानता हूँ। चाचा जी, उसे वास्तव में लगता है कि पिताजी ने मुझे कोई खजाने का रहस्य बताया है। तुम्हारे पिता ने तुमसे क्या कहा है? उन्होंने वास्तव में मुझे आपसे लिए कर्ज के बारे में बताया था, जो उन्होंने आपसे दुकान के व्यापार के लिए लिया था। क्या वो तुम्हें इस बारे में बता कर गया? मेरे दोस्त ने जाते जाते भी उन पैसों के बारे में बात की जो मैंने उसे दिए थे। मैंने तो उनके बारे में आज तक नहीं सोचा, पर उसने तुम्हें इसके बारे में बताया, वो भी मरने से पहले। मुझे पता है कि आप इसके बारे में नहीं पूछेंगे, लेकिन मेरे पिताजी की आत्मा की शांति के लिए मुझे वो पैसा आपको लौटाना ही होगा, और मैं आपका वो कर्ज जल्दी ही वापस चुका दूंगा। हाँ ठीक है, इसके बारे में चिंता मत करो, पर यह बात तुम अपने भाई को क्यों नहीं बता रहे हो? आप तो पहले से जानते हैं चाचा जी कि मेरे पिताजी एक छोटे व्यापारी थे। उन्होंने वास्तव में कड़ी मेहनत की। मैं और मेरा भाई आज उन्हीं की मेहनत की वजह से इस जगह पर खड़े हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपनी मेहनत और तकलीफ भाई को नहीं दिखाई और उसका पालन पोषण बड़े अच्छे से किया। अपने अंतिम वक्त में भी उन्होंने अपना कर्ज चुकाने का वादा मुझसे ही लिया। इसीलिए मैं कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ। अरे वाह, तुम कितने अच्छे हो बेटा। तुम अपने भाई से कितना प्यार करते हो, भले ही वह तुम पर कितना भी शक करे। तुम महान हो, तुम्हें जो चाहिए ले जाओ। हरि प्रसाद ने हीरा को कुछ पैसे दे दिए, जिन्हें लेकर हीरा घर आ गया और उसी रात उसने अपने घर के पिछवाड़े में एक गड्ढा खोद दिया और उसमें वह सारे पैसे डाल दिए। अगले दिन सुबह होते ही उसने अपने छोटे भाई मोहन को बुलाकर सारी बात बताई। मेरे छोटे भाई, मैं तुझे सब कुछ बता दूंगा अगर तू मुझे मां कर देगा। तू जानना चाहता था ना कि पिताजी ने मेरे कानों में क्या कहा था। दरअसल पिताजी ने मरने से पहले मुझे उस खजाने के बारे में बताया था जो उन्होंने घर के पीछे गाड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि हम दोनों उस खजाने को आपस में बांट लें, पर मैंने लालच में आकर तुम्हें उस बारे में नहीं बताया। लेकिन कल रात पिताजी मेरे सपने में आए और उन्होंने मेरी इस गलती के लिए मुझे चेतावनी भी दी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मोहन, तुम वह सारा खजाना ले लो, पर हमारे साथ रहो, हमें छोड़कर मत जाओ।
बड़े भाई की बातें सुनकर मोहन हैरान हो गया और बोला, क्या बात कर रहे हो भैया? ये तो बहुत अजीब बात है पिताजी। तो कल रात मेरे सपने में भी आए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, तुम अपने भाई को बहुत लालची समझ रहे हो। तुम उस पर शक करना बंद कर दो, उसे अपराधी मत समझो। उसने अपने परिवार को एक साथ बनाए रखने के लिए अपनी पत्नी के सारे गहने गिरवी रखे हैं और उनसे मिले हुए पैसे उसने घर के पिछवाड़े में गाड़ दिए हैं, जो वह तुम्हें देने की कोशिश करेगा। कम से कम अब मेरी बात मानकर अपने भाई से माफी मांग लेना मुझे। पिताजी ने यह कहा भैया। हीरा ने अपने मोहन की बातें सुनी। हीरा का राज खुल गया था और उसके चेहरे के उतरे रंग को देखकर छोटा भाई बोलने लगा, हरिप्रसाद चाचा ने मुझे सब कुछ बता दिया है भैया। उन्होंने मुझे बहुत डांटा। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब कुछ भी हो जाए, हम कभी अलग नहीं होंगे। भैया, अपने छोटे भाई को माफ कर दो भैया। अपने छोटे भाई की बात सुनकर हीरा को बहुत खुशी हुई। वह इसके लिए हरिप्रसाद चाचा का बहुत आभारी था। सच्चाई जानने के बाद रमा ने भी आकर अपने जेठ से माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मैंने सच जाने बिना ही आप पर शक किया। इस सारे फसाद की जड़ मैं हूँ। मुझे माफ करना दीदी, आप भी मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं रमा, तुम कोई अजनबी नहीं हो। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम तो मेरी बेटी की तरह हो। हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उस घटना के बाद सब फिर से करीब आ गए। उस दिन से दोनों भाइयों ने अपने पिता का कर्ज चुकाने के लिए कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया और बहुत जल्द हरिप्रसाद चाचा का सारा कर्ज चुका दिया। उस दिन के बाद सुमित्रा और रमा दोनों सगी बहनों की तरह रहने लगीं और परिवार की एकता बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाने लगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक और अनोखी कहानी में। तब तक स्वस्थ रहे, मुस्कुराते